किसान आंदोलन को लेकर के या छोटे दलों के अखिलेश समाजवादी खेमे में जाने को लेकर के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वहाँ पर? देखिए, जो स्थिति हमारी 2014 में थी, जो हमारी स्थिति 2017 में थी, जो हमारी स्थिति 2019 में थी, सारे हमारे विपक्षी एक साथ हो जाएं, अभी तो कुछ अलग अलग लड़ रहे हैं लेकिन अंदर से सब एक हैं, एक साथ हो जाएं तब भी भाजपा का कमल ही खिलेगा, भाजपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी। हालात 2012 से लेकर के 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी ने ऐसे बना करके रख दिए थे कि अगर भाजपा नहीं आती ना तो उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाता। लेकिन क्या वजह है कि जो एनसीपी के आंकड़े हैं वो उसकी दूसरी कहानी कहते हैं? देखिए, सपा बसपा की सरकार में स्पष्ट शासन के आदेश होते थे कि मुकदमों के नंबर ज्यादा ना दिखने लगे, इसलिए मुकदमे दर्ज मत करो। हमारी सरकार में जो अपराध होते हैं उसके मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद भी हमारी सरकार में अपराध नियंत्रित है। क्या सपा बसपा की सरकार में किसी एक वर्ग विशेष को ऊपर उठाया जाता था, इसकी वजह से अपराध ज्यादा थे, या कोई और वजह रही थी? सभी प्रकार के। एक तो तुष्टीकरण का रास्ता भी अपनाते थे, यह भी एक कारण था। गुंडों, माफियाओं, अपराधियों को राजनीति में लाते थे, यह भी एक कारण था। और सत्ता अगर किसी सपा या बसपा की आ जाती थी तो फिर जिला डीएम और कप्तान नहीं चलाते थे, फिर जिला वहाँ के गुंडे और अपराधी चलाते थे, क्योंकि चुनाव में उनकी मदद से जो जीत करके मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाता था लौट करके कभी देखता ही नहीं था। और 15 वर्ष में सपा बसपा ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की बीमारी को बढ़ाने का काम किया। केंद्र में सपा बसपा की बैसाखी पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उसने देश की बीमारी को बढ़ाने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में उस बीमारी का इलाज ठीक से हो रहा है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में उस बीमारी का अच्छे से इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 23-24 करोड़ जनता है, तो तय है कि रोजगार की समस्या भी उतनी बड़ी है वहाँ पर। देखिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही रोजगार नहीं होता है, लेकिन सरकारी नौकरियां भी हम देने का काम कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में बिना पैसा लिए नौकरी नहीं मिलती थी, चाहे वो A क्लास की हो, चाहे B क्लास की हो, चाहे C की, D की, किसी भी क्लास की भर्ती हो। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों को उत्तर प्रदेश का ही उपचुनाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि एक तरीके से ये 2024 के सेमीफाइनल माना जा रहा है। सेमीफाइनल हो या लीग मैच हो, इसको वो छोड़ दिया जाए, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी CM हैं, हम सब जानते हैं, और प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है केशव जी आपका। पुनः पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला है, बहुत आभार आपका। इस समय जिस हालत में है चुनाव प्रदेश का, खास तौर से कुछ बातें बहुत साफ कही जाती हैं कि किसान आंदोलन को लेकर के या छोटे दलों के अखिलेश समाजवादी खेमे में जाने को लेकर के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वहाँ पर? देखिए, जो स्थिति हमारी 2014 में थी, जो हमारी स्थिति 2017 में थी, जो हमारी स्थिति 2019 में थी, सारे हमारे विपक्षी एक साथ हो जाएं, अभी तो कुछ अलग अलग लड़ रहे हैं लेकिन अंदर से सब एक हैं, एक साथ हो जाएं तब भी भाजपा का कमल ही खिलेगा, भाजपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन कितने भी बड़े गठबंधन के साथ विपक्ष आएगा, सपा आए या बसपा आए, कांग्रेस आए, लेकिन लोगों ने ठान करके बैठा है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनाएंगे। इसे आप सेमीफाइनल माने और चाहे फाइनल माने, लेकिन दोनों मैच, दोनों चुनाव भाजपा ही जीतेगी, चाहे वह 2022 का विधानसभा चुनाव हो और चाहे फिर 2024 का लोकसभा चुनाव जो होने वाला हो। जी, आखिर आपके इस आत्मविश्वास का आधार क्या है? किसान को लेकर के बताया गया कि वो नाराज है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली और पंजाब में भी देखा गया था, हम सब लोगों ने देखा उसको। ऐसी स्थिति में या जो सामाजिक समीकरणों की गणित है, जिस पर का मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ छोटे दलों के नेता अखिलेश के खेमे में, अखिलेश यादव के खेमे में पहले चले गए, इसके बिना भी आपका आधार क्या है? कोई नेता भाजपा से चला जाए, अब भाजपा इस समय प्रदेश की भी, देश की भी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नेताओं के आने जाने से फर्क आज से 10 साल पहले की राजनीति में, 2014 के पहले की राजनीति में पड़ता था।
जी। लेकिन 2014 के बाद जो राजनीति है इसमें नेताओं के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है। जनता जहां आकर के बैठ गई है, उसने समझ लिया है कि मोदी जी एक ईमानदार नेता है, दमदार नेता है, और एक नीचे से, मतलब जो नीचे सबसे पड़ा हुआ था वो ऊंचे स्थान पे आ गया है। इसलिए सारे विरोधी एक होकर के उसको ईमानदारी से काम नहीं करने देने के लिए भाजपा को हराना चाहते हैं। इसीलिए गरीब आदमी हो, चाहे मजदूर आदमी हो, चाहे किसान आदमी हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे पान वाला हो, चाहे कुंचा वाला हो, चाहे रेहड़ी वाला हो, वह भाजपा के साथ आ गए। किसान भी हमारे साथ था, और जो थोड़ा बहुत संख्या में नहीं भी थे, तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद वह किसान भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में हम फिर से ऐतिहासिक विजय 2022 में भी दर्ज करेंगे। इसी के कारण से मेरा आत्मविश्वास है, इसी कारण भरोसा है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज भी मैं हापुड़ जनपद का दौरा करके आ रहा हूं, आत्मविश्वास से भरा हुआ है भाजपा का समर्थक। मैं की वोटर्स की बैठक करके आ रहा हूं, जो समाज के सबसे प्रभावशाली लोग हैं। ऐसे 300 लोगों के साथ 300 लोगों का, चूंकि आचार संहिता कर 300 से अधिक लोगों को नहीं बुला सकते, उनसे बात किया हूं, उनसे चर्चा किया हूं। उनसे मैंने पूछा है, बताइए कि हमारी सरकार में और दूसरी सरकार में कोई फर्क था कि नहीं था। अगर फर्क साफ है तो आशीर्वाद का अधिकारी हमारा प्रत्याशी है, हमारी पार्टी है, और आप सबका आशीर्वाद मांगे। आप कह रहे हैं कि फर्क साफ है। ये फर्क किस लेवल पे साफ है? क्या ये फर्क लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे है? क्या ये फर्क सरकारी कामकाज में सुधार को लेकर के है, या ये फर्क विकास को लेकर के है? तीनों चीजों में है। देखिए, सबसे पहली बात होती है, आप हो या हम हो या कोई प्रदेश की हमारी जनता हो, अगर वो सुरक्षित ही नहीं है, वो चाहे कारोबार करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे पढ़ाई करता हो, कोई भी क्षेत्र का अपना उसने जीवन के अंदर अपनी जरूरत की दृष्टि से काम कर रहा हो, अगर वह सुरक्षित ही नहीं है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है वहीं से। और उत्तर प्रदेश के हालात 2012 से लेकर के 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी ने ऐसे बना करके रख दिए थे कि अगर भाजपा नहीं आती ना तो उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाता। उसे बर्बादी करने में कोई कमी सपा बसपा के 15 साल के कार्यकाल में छोड़ा नहीं उन्होंने। हम तो अभी सुधार की शुरुआत की है, और इस सुधार की शुरुआत का परिणाम ही है कि बड़े से बड़े गठबंधन कर लेते हैं, तब भी भाजपा जीत जाती है, तब भी कमल खिल जाता है। और 2019 का लोकसभा चुनाव इसका परिणाम है। कई बार लोग कहते हैं लोकसभा और विधानसभा में अंतर होता है, तो 2014 से लेकर के 2019 के 3 चुनाव में न लोकसभा के चुनाव में अंतर था, न विधानसभा के चुनाव में अंतर था, और न 2022 के विधानसभा चुनाव में अंतर होने वाला है। सारे चुनाव में जो हमारा समर्थक मतदाता है वो हमें ही वोट दिया है और हमें ही वोट दे रहा है। और हमारा संगठनात्मक तंत्र बूथ स्तर तक नहीं, बूथ के अंदर जो मतदाता सूची होती है, पृष्ठ जो पन्ने होते हैं, पन्ने स्तर तक खड़ा है। उसके आधार पर हम कहते हैं, और काम हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमने इतने काम किए हैं प्रदेश के अंदर कि वो 5 साल इतना ज्यादा समय नहीं जो लोग भूल गए हों। एक तो हमने भूलने भी नहीं दिया है, लोग भूले भी नहीं है। इसलिए भाजपा और सपा और बसपा और कांग्रेस के बीच में जब फर्क निकालने की बात आती है तो उनको साफ साफ फर्क दिखाई देता है। इसलिए भाजपा के पक्ष में लोग खड़े हैं। जो एनसीबी के आंकड़े हैं वो उसकी दूसरी कहानी कहते हैं। क्या ये सिर्फ जो छोटे अपराध हैं वो नहीं हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, या कहाँ ये तकनीकी दिक्कत है? बता दे रहा हूं। देखिए, सपा बसपा की सरकार में स्पष्ट शासन के आदेश होते थे कि मुकदमों के नंबर ज्यादा ना दिखने लगे, इसलिए मुकदमे दर्ज मत करो। हमारी सरकार में जो अपराध होते हैं उसके मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद भी हमारी सरकार में अपराध नियंत्रित है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनता नहीं डरी हुई है, अपराधी डरा हुआ है जी। और जब अपराधी डरे और जनता निडर हो जाए, वही शासन सबसे सफल शासन होता है। इसीलिए हमारी सरकार सफल है, क्योंकि हमने अपराधियों के मन में डर पैदा किया है कि अगर अपराध करोगे तो ये सपा बसपा की सरकार नहीं है, जो अपराध करोगे उसके हिसाब से तुम्हें दंड मिलेगा, कोई नेता कोई अधिकारी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। क्या सपा बसपा की सरकार में किसी एक वर्ग विशेष को ऊपर उठाया जाता था, इसकी वजह से अपराध ज्यादा थे, या कोई और वजह रही थी? सभी प्रकार के। एक तो तुष्टीकरण का रास्ता भी अपनाते थे, यह भी एक कारण था। गुंडों माफियाओं अपराधियों को राजनीति में लाते थे, यह भी एक कारण था। और सत्ता अगर किसी सपा या बसपा की आ जाती थी तो फिर जिला डीएम और कप्तान नहीं चलाते थे, फिर जिला वहां के गुंडे और अपराधी चलाते थे, क्योंकि चुनाव में उनकी मदद से जो जीत करके मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाता था, लौट करके कभी देखता ही नहीं था। इतना श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी का सबका कार्यकाल उठा के देखिए, सरकार बनने के बाद वो जनता से दूर हो जाते थे।
और जनता से दूर होकर के जब तक सरकार रहती थी फिर उनसे बड़ा बादशाह कोई नहीं होता था। लेकिन सरकार चली जाती थी तो सड़क पर भी नहीं दिखाई देते थे। दो ही पक्ष होता है ना लोकतंत्र के अंदर, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो मैं आज कह सकता हूँ यूपी का जो विपक्ष है वर्तमान का, न वह विपक्ष के लायक अपने को अच्छा साबित कर पाया और न सत्ता की दृष्टि से अपने को सफल कर पाया। सत्ता में थे तो फेल हो गए, विपक्ष में थे तो सरकार के खिलाफ या जनता के हित में कोई मुद्दे लेकर के कभी नहीं सामने आए। चुनाव आया तो आ गए। पिछले दिनों इत्र को लेकर के बहुत सारी बात की, आपने भी उसका जिक्र दुर्गंध और सुगंध के तौर पर कर दिया है। क्या लॉ एंड ऑर्डर में लेकर के ये जो गुंडई का दुर्गंध थी उसको और कितना अभी सख्त किया जाना बाकी है? अभी शुरुआत है, बीच में है, या आप एक आखिरी छोर तक पहुंच गए हैं आप लोग? अभी हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर चुके हैं, सुधार कर चुके हैं। अभी जो बाकी देखिए, जो एक तरह से कह लीजिए कि कोई शरीर के अंदर बीमारी होती है तो वो बीमारी जब बड़ी बन जाती है तो उसको ठीक होने में समय लगता है। और 15 वर्ष में सपा बसपा ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की बीमारी को बढ़ाने का काम किया। केंद्र में सपा बसपा की बैसाखी पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उसने देश की बीमारी को बढ़ाने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में उस बीमारी का इलाज ठीक से हो रहा है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में उस बीमारी का अच्छे से इलाज हो रहा है। लेकिन अभी हम ये कहें कि हम सब कुछ ठीक कर लिए, हम नहीं मानते। अभी हमें बहुत कुछ ठीक करना है और हम ही ठीक करेंगे। ये जनता भी मानती है, जानती है। ये सपा बसपा वाले तो कभी ठीक कर ही बीमारी बढ़ा सकते हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में इस समय राम मंदिर के निर्माण के बाद काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का विस्तार हुआ। अब जो बात मथुरा को लेकर के कही जा रही है, कानूनन तो संभव है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तकनीकी रूप से उसको कुछ अब उस पर बहुत बातचीत नहीं की जा सकती। लेकिन क्या मथुरा के मंदिर के विस्तार के लिए कुछ खास तैयारी है या अभी उस पर कोई खास? देखिए, अयोध्या के अंदर रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद से हो रहा है। और देश में भारतीय जनता पार्टी की जब दूसरी पारी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई, उसके बाद से शुरू हो रहा है। काशी में कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं खड़ा हुआ है, वहां तो बाबा विश्वनाथ जी के धाम को दिव्य और भव्य बना देने का काम हुआ है। और उस धाम के दिव्य और भव्य बन जाने से शिव भक्तों में खुशी की लहर है। मथुरा में अभी बहुत कुछ, जैसे हमने अयोध्या में विकास किया, भव्य बनाया, जैसे काशी में विकास किया, काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य और दिव्य बनाया, वैसे हम लोगों की मंशा है कि हम मथुरा और वृंदावन का भी विकास करें, उससे भी भव्य और दिव्य बनाएं। अगर हम 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या में बना रहे हैं तो काशी में भी बना रहे हैं और वृंदावन, मथुरा वृंदावन में भी बना रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि जो तीर्थ स्थल है जहां करोड़ों करोड़ की संख्या में प्रतिवर्ष भक्त के रूप में तीर्थ यात्री आते हैं, तो बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित होता है। तो अगर हमारे यहाँ पर्यटक प्रदेश से भी और दुनिया से भी आएगा तो हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के रास्ते बनाने के लिए हम सभी तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे हैं। केवल अयोध्या, मथुरा, काशी नहीं, बल्कि हम विंध्याचल धाम का भी बहुत विकास कर रहे हैं। हम तीर्थराज प्रयाग का भी बहुत विकास किए हैं, चित्रकूट धाम का विकास कर रहे हैं, बिठूर का विकास कर रहे हैं, नैमिषारण्य का विकास कर रहे हैं, गोरखपुर का विकास कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा तीर्थ स्थल नहीं जिसका विकास नहीं कर रहे हैं। हम आगरा का भी विकास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य विकास करना है और विकास के आधार पर रोजगार सृजित करना है और उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 23-24 करोड़ जनता है, तो तय है कि रोजगार की समस्या भी उतनी बड़ी है वहाँ पर। अभी हमने रेलवे की समस्या में भर्तियों को लेकर कुछ समस्याएं देखी हैं, लेकिन राज्य स्तर पर रोजगार बढ़ाया जाए, सरकारी नौकरी बढ़े, इस दिशा में कितना बड़ा काम हो पाया है या नौकरियों का काम कितना हो पाया? देखिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही रोजगार नहीं होता है, लेकिन सरकारी नौकरियां भी हम देने का काम कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में बिना पैसा लिए नौकरी नहीं मिलती थी, चाहे वो A क्लास की हो, चाहे B क्लास की हो, चाहे C की, D की, किसी भी क्लास की भर्ती हो। हमारी सरकार में किसी भी क्लास की भर्तियों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि, ये हम नहीं, ये विरोधी भी मानता है। हमारी सरकार में विकास में भेदभाव नहीं होता, ये हम ही नहीं कह रहे, हमारे विरोधी भी कहते हैं। हमारी सरकार में बिजली सपा बसपा की सरकार की तुलना में बहुत अधिक आ रही है, ये हम ही नहीं, विपक्ष भी कह रहा है। हमारी सरकार में सड़कें बहुत अच्छी बन रही है, हम ही नहीं, विपक्ष भी कह रहा है।
हमारी सरकार के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम तीव्र गति से हो रहा है। यह हम ही नहीं, विपक्ष को भी कहना पड़ रहा है। हो सकता है कैमरे के सामने आपके ना कहे, हमारी सरकार में एक्सप्रेस वे सबसे ज्यादा बन रहे हैं। हमारी सरकार में अविरल गंगा निर्मल गंगा का जो संकल्प लिया गया है तो वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारी सरकार में खेतों तक, मतलब खेत तक नहीं, टेल तक पानी पहुंचा करके, वो टेल तक नहीं खेत तक पानी पहुंचाने का काम भी हो रहा है। जो नहरें 45 साल पहले योजनाएं शुरू हुई, केवल भ्रष्टाचार होता रहा, उस सब कामों को हम तीव्र गति से पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार की उपलब्धियों को हम बखाने तभी नहीं लोग जानते हैं, अपनी आंखों से देख करके लोग मानते हैं। इसके कारण से हमें समर्थन मिल रहा है, इसके कारण से हम 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीते। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी ऐसे नेता जो बड़े नेता थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें कैबिनेट का दर्जा दे रखा था, कैबिनेट मिनिस्टर का, वो अखिलेश के खेमे में चले गए। आपका तय है कि मानना होगा कि कोई नुकसान नहीं है। तो अगर उनका नुकसान नहीं है तो फिर बाहर से और जो नेता आ रहे हैं उनको लेने से कितना बड़ा फायदा मानते हैं? सपा बसपा कांग्रेस नाम की बीमारी से यूपी और देश मुक्त हो जाए। मतलब देश की बीमारी कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश की बीमारी सपा बसपा है। और जो अच्छे लोग हैं वो भाजपा के साथ आएंगे, स्वाभाविक तौर से आएंगे, और आ रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको हम लोग ले रहे हैं। जो गड़बड़ लोग हैं इस तरह के आने और जाने वाले जाते जाते रहेंगे, उनके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उदाहरण मैंने आपको पहले ही दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय ये सब हमारे साथ नहीं थे। हम 73 सांसद जीते थे। 2017 में ये हमारे साथ आए, हमारी पार्टी में आने के कारण ये विधानसभा का मुद्दे के लिए मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन गए। बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी विधानसभा का टिकट चाहे कितनी बार चुनाव लड़ते विधायक नहीं बनते, लेकिन हमारी सरकार, हमारी पार्टी के साथ गठबंधन की इसलिए सफल हो गए। तो भाजपा का जो गठबंधन होता है, जो भाजपा के साथ होता है, वो आगे बढ़ता है। जो भाजपा का साथ छोड़ करके जाता है, पूरा इतिहास उत्तर प्रदेश ने देश का उठा के देखिए, छोटा हो जाता है। आपका क्या मानना अब है कि कांग्रेस और भाजपा ही इस देश में रहने, क्योंकि आपकी जो बात है उससे लग रहा है कि आप चाहते हैं कि सपा बसपा खत्म हो और कांग्रेस और भाजपा ही रहे, तो क्या जो प्रधानमंत्री ने जो अभी पहल की है राष्ट्रपति शासन प्रणाली के लिए, उस पर बातचीत की जो पहल की है, वो उस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे अभी ये जो आप बता रहे राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर कोई चर्चा के संबंध में मुझे संज्ञान में अभी विषय नहीं है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, चूंकि मेरी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश है, प्रदेश में हम अपनी पार्टी के लिए जहाँ भेजा जाता है वहाँ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा ये राजनीतिक दल नहीं, यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक खतरे के रूप में है। ऐसे दलों का राजनीति के अंदर स्थान पाना, ऐसे दलों को राजनीति के अंदर महत्व पाना, यह उत्तर प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। ये जनता समझ रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो गई है, वहां पर उनके पास कुछ बचा नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन किया था, 7 विधायक उनके जीते थे। मेरा जहां तक कैलकुलेशन है, मेरी जो समझ है, उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूं कि ये 7 विधायक भी वापस ला पाएंगे, इसमें शंका है। आपने तो प्रियंका गांधी की स्कूटी बिल्कुल पंचर कर दी है। अभी मैंने नहीं पंचर किया है, वो तो केवल आप सब लोगों ने उनको उस स्कूटी पे बैठा करके रखा था। उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने 2014 से ही स्कूटी कहिए, चाहे उनकी कार कहिए, चाहे उनकी पार्टी कहिए, उसको पंचर करने का काम किया है। स्वयं श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमेठी लोकसभा चुनाव में चुनाव हार चुके हैं। तो हमने नहीं हराया, जनता ने हराया और जनता ने भाजपा को जिताया। जो भाजपा को जनता जिताने वाली लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। इस समय हम जनता की अदालत में। अंतिम सवाल, कोरोना काल में चुनाव आयोग ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं आप लोगों पर, तो आपके लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी है। आपको उन प्रतिबंधों से किस तरीके की दिक्कत पेश आ रही है, या आपको उससे फायदा होता नजर आ रहा है क्योंकि आपके पास कार्यकर्ताओं का एक बड़ा बेस है, आप सीधे जाकर के ज्यादा मिल सकते हैं, और दूसरी पार्टियों के पास शायद बड़ा बेस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या जरूरत होती है, लोगों की रक्षा हो कैसे। कोरोना की जो बीमारी है, महामारी है, इसके कारण से देश ने, प्रदेश ने, दुनिया ने बहुत कुछ खोया है। जब संक्रमण अगर नहीं होता तो सामान्य ढंग से चुनाव होते। हमारे पास जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े चेहरे हैं, उनके आगमन पर हम कई लाख लोगों की एक एक रैली कर सकते थे, लेकिन हम भी रैली नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हमको भी निश्चित तौर से ये लगता है कि ऐसा अवसर मिलता तो अच्छा रहता।
लेकिन चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है उसका स्वागत करते हैं और आचार संहिता जो निर्धारित संख्या है उसी संख्या की बैठकें करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और जितनी छूट मिलेगी उसका उपयोग करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से हमारा संगठन मजबूत है, तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी मजबूती है। और अगर विरोधियों का संगठन कमजोर है तो उन्होंने जो कृत्य किया उसकी सजा उनको जनता ने दिया है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों की फौज है। हमारे पास देश के हित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में समर्पित रहने वाले कार्यकर्ताओं की फौज है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी।